अस्सलामु अलैकुम। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज़ इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस डेफिनेशन के अंदर उसको प्रूव करेंगे जो फार्मूला डेफिनेशन के अंदर लिखा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्लूइड हो जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और उसके बाद हम क्या करें कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो। अब तीन चीज़ों का मैंने सम आपको कहा है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये इक्वेशन जो है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, प्रेशर लिखा हुआ है, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसी तरह लिखा जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है आप किस तरह लिखते हैं, आप लिखते हैं जिस तरह सपोज़ यूँ, यहाँ मैंने लिखा 1/2 mv², ऐसे लिखते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हम जब यहाँ पर वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1/2 ρv² बनेगा। समझे बात? तो हमने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस तरह लिखना है। अच्छा, इसके बाद फिर उसने कहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको आप देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है ρgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है ρgh, लेकिन आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा है mgh पढ़ा हुआ है। तो अगर m के नीचे आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मैस बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है, तो ये बनाएगा ρgh बन जाएगा। तो ये इसलिए उसने कहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअली ये बर्नौली इक्वेशन कहती है, बर्नौली ने ये स्टेटमेंट दी है। तो उसने कहा दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हमने पढ़नी है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर सपोज़ हमारे पास कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ये आपके पास ये इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, कोई इस टाइप का फ्लूइड हो जो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, तो तीन चीज़ों का सम, पहले ये प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास ये कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला आपके पास यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, P + 1/2 ρv² + ρgh। यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, पर प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखें आपने पढ़ा होगा कि 1/2 और साथ पढ़ा है mv², ये बात आपने पढ़ी हुई है। लेकिन आप अगर ये जो m है इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये m/v यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या होता है भाई, डेंसिटी होती है। तो इसकी जगह फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 ρv²। समझ गए ना, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं। तो इस तरह आपने फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है m, पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं mgh, ऐसे कहते हैं। तो अगर ये मैस के नीचे ये डिवाइड कर देंगे इसको वॉल्यूम से, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो इसी तरह फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ρg और साथ h लिख लिया, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो उसने कहा इन तीनों चीज़ों का जो सम है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये तीनों चीज़ों का जो सम हमारे पास है वो हमारे पास क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ये आपने याद रखना है, एक्चुअली ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा है। तो ये स्टेटमेंट है इसकी कि इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस
और ये जो ऐसा फ्लूइड जिसमें इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी याद रखना है कि ये एमसीक्यूज़ में ये बात आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना, वो बर्नौली इक्वेशन जो है उसको ओबे करता है। ये लाजमी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ वाली बात है। इसके बाद फिर उसने हमें ये कहा है कि सपोज़ कि ये जो अगर हम आ जाएं इस साइड पर जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हमने क्या करना है कि कंसीडर कर लेना है, लेट कंसीडर फ्लो इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी थ्रू अ पाइप। यानी हमने क्या किया कि एक जो फ़्लो है इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी हो किसी पाइप से, उसको हमने यहाँ पर इस तरह बना लिया, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं नीचे। अगर आप 1 मिनट के लिए इस साइड पर आएँ, ये जो हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखें कि वही जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली डायग्राम है, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक साइड अपर साइड है जिसको H1 कह दिया हाइट, और दूसरी है लोअर साइड, उसको हमने यहाँ पे H2 कह दिया। यहाँ पर इसी तरह इसका जो यहाँ प्रेशर है इसको P1 कहा, इसको P2 कहा। इसी तरह यहाँ पर ये इनके डिस्टेंसेस जो हैं x1 और x2 कह लिए, मैसेज भी इस तरह डेल्टा m कह लिया। अच्छा, अब अगर वापसी इधर आए हम, जहाँ पे लिखा है हमने कहा कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लूइड थ्रू द पाइप इन टाइम t। प्रेशर जो है अपर हाफ पर, यानी ऊपर जो है वो प्रेशर होता है, यानी प्रेशर का फार्मूला एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, P इज इक्वल टू F इंटू F बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारे पास ये होता है, तो फोर्स को फिर हम क्या लिख सकते हैं, PA। ज़ाहिर है A उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास PA बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि W हमारे पास होता है F डॉट डेल्टा वाई, F डॉट D होता है, तो डेल्टा X भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ये देख रहे हैं आप W। तो यहाँ पर हम W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा X1, F1 की वैल्यू आपके पास है P1 और A1, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी तरह ये F1 की हो गई तो F2, ये सॉरी W1 की, तो W2 की हमने उसके उलट लिख ली। उसकी वजह ये है कि W2 जो है वो दूसरी सिमत में है, और एक प्रेशर इस साइड पर लग रहा है और दूसरा प्रेशर दूसरी साइड पर लग रहा है, तो हमने W2 वर्क जो है वो दूसरा ले लिया। अब टोटल W आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास टोटल W यानी W1 प्लस W2। तो अब आप ये देखें इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर इस लाइन में इसने पुट कर दी। ये यहाँ पर वैल्यूज़ आपको नज़र आ गई होंगी, ये दोनों वैल्यूज़ इसने पुट कर दी। जब दोनों वैल्यूज़ पुट की तो ये आपके पास ये आंसर आया। फिर फाइनली अब हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा X2, ये वॉल्यूम जो है हम इसको इक्वल रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये जहाँ पर A1 डेल्टा X1 और A2 डेल्टा X2 है उसकी जगह V लिख दिया। तो V हमने फिर यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि V यहाँ पर हमने फिर पुट कर दिया। अब हमारे पास आगे क्या आएगा, अब हमने क्या करना है कि V कॉमन आया, इक्वेशन नंबर 1 बना दी। इक्वेशन नंबर 1 तक आपने ये देखें इंतहा ईजी था। अब वॉल्यूम की जगह ये आपको जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वॉल्यूम होता है मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम होता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस वॉल्यूम की वैल्यू जब पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैसे बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको कह दिया सपोज इक्वेशन A। अब आप गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ दिस वर्क इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड पार्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में जो वर्क है वो हमारे पास स्टोर हुआ। हमने ये कहा कि सपोज़ W इज इक्वल टू के डेल के ई प्लस डेल पी ई, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास W था। अब हमने, क्योंकि W हो सकता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने फिर क्या किया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फ़ाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ ले ली। ये आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की फ़ाइनल और इनिशियल वैल्यूज़, और इसी तरह उसकी फिर वैल्यू यहाँ पुट भी कर दी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की भी फ़ाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ ले ली और वो फिर हमने यहाँ पर पुट भी कर दी।
अब आप आगे देख सकते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं, हमने कहा इक्वेशन पुटिंग दी वैल्यूज़ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, ए बी सी इन तीनों की हमने इक्वेशन 2 में जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन ए के ऊपर वर्क की वैल्यू भी है, बी में भी है काइनेटिक एनर्जी की और सी में पोटेंशियल एनर्जी की है। तो अब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फिर ये आंसर देखें ये आएगा, ये वर्क की भी वैल्यू इसमें आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की भी और काइनेटिक एनर्जी की भी। अब इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया कि जो फाइनल और इनिशियल थे ना उनको कंबाइन करने की हमने कोशिश की है। आप देखें उसको फाइनल इनिशियल कह लो या 1 2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब आप गौर करें कि नीचे उसने क्या किया कि मैथ सब में सेम था, यहाँ पे मैथ्स उसने ले लिया, ये मैथ्स सबका इसके नीचे वाली उस पर ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखें मैथ्स, तो जब मैथ्स कॉमन आया यहाँ पर तो हमने फिर ये कहा कि मैथ्स दूसरी साइड पे भी है, ये मैथ्स इस मैथ्स से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ वाला मैथ्स जो है इस मैथ्स से हम क्या कर देंगे, ये वाला मैथ्स इस मैथ्स से कैंसिल कर दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। कि नीचे फिर हमने क्या किया कि ये वाली हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए देखें हमने क्या किया कि रो नीचे है, रो को उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो रो सबके साथ आ गया अलग अलग। आप गौर करें तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया कि देखें जो आई वाली यानी इनिशियल थी उसको एक साइड पर कर दिया, ये इनिशियल वाली एक साइड पर कर दी और फाइनल वाली एक साइड पर कर दी सारी वैल्यूज़। तो जब इनिशियल और फाइनल बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास फिर क्या आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर बर्नौली इक्वेशन है। साथ आपने ये वाली डायग्राम लाजमी बनानी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है।